हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? आई होप कि जो सेकंड लेक्चर है उसमें अपने अच्छे से सारी क्वेश्चंस जो हैं करके दोबारा दोबारा देख लिए होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है अगर अकॉर्डिंग टू जेई बात करें। जो क्वाड्रेटिक इनफैक्ट ओवरऑल अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। जे के हिसाब से भी सोच सकते हो, और अदरवाइज भी अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अलजेब्रा एक्चुअली टीचेज यू हाउ टू सिंप्लीफाई थिंग्स, राइट। और अगर आपने उस तरीके से सिंप्लीफिकेशन या उस तरह के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं तो डेफिनेटली आगे चल के बहुत फायदा करने वाला है। अगर आप आगे चल के कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, चाहे कोऑर्डिनेट सीख रहे हो, चाहे कैलकुलस सीख रहे हो, या कुछ भी सीख रहे हो, समझ में आएगा। बट उसमें अलजेब्रा, जैसे कोऑर्डिनेट में तो अलजेब्रा होता ही होता है, कैलकुलस में भी कैलकुलस के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं छोटे मोटे यूज हो रहा हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है सिंप्लीफिकेशन होता है, तो उसमें भी अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। और क्वाड्रेटिक इज यू कैन से कि बैकबोन ऑफ अलजेब्रा, मतलब आप उसको अगर अच्छी तरीके से कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस करवाए जाए उसको डेफिनेटली 2 से 3 बार जरूर करें। जो होमवर्क आगे क्वाड्रेटिक में दिए जाएंगे आपको उसको भी अच्छे से कीजिएगा। और जो कंपाउंड एंगल पिछला है वो तो आपको मैंने पहले ही बताया कि एज ए टूल बहुत यूज में आएगा। हो सकता है डायरेक्टली कहीं यूज में ना आता हो, कहीं नहीं, मतलब आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन आपको वो ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए कंपाउंड एंगल का जो रिवीजन है बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि हम थोड़े दिनों के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इस तरह की चीजों पे भी आएंगे, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, आगे अपनाएंगे आज का लेक्चर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वी कॉल एज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्ड से मेरे ख्याल से हर एक बच्चा वाकिफ होता है, बट कोई अगर रह गया हो तो अब जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते अपन। जैसे हम आइडेंटिटी पढ़ते तो हैं, लेकिन हम कौन सी आइडेंटिटी पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सुना होगा। अगर वो भी नहीं सुना होगा तो बताओ क्या सुना है फिर, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी। जिसको मैथ्स का ज्ञान नहीं है उसको भी पता है ये चीज, समझ में आएगा। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। या फिर यूं कह लो कि जहां, वैसे तो ये हर जगह डिफाइंड है इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वैसे ही हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, समझ में आएगा। हम इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे। जैसे अगर लिखा रहता sin थीटा इक्वल टू हाफ, इसमें और इसमें अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। कोई बोलेगा सर ये थीटा में इक्वेशन लिखा हुआ है, नहीं, ये थीटा की ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस हैज अ स्पेशल नेम एंड द नेम इज व्हाट? आइडेंटिटी। बट दिस इज इक्वेशन, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा। फर्स्ट वन is satisfied for infinite values of theta, this is also satisfied for infinite values of theta। बोलो कैसे infinite value? पाई बाई 6। तो जो पाई बाई 6 है फिर वो बच्चे हैं, ठीक है ना, और बच्चों का आइडिया बहुत मुश्किल से होता है, समझ में आएगा। पाई बाई 6, पाई बाई 6, आगे आगे का सब पढ़ चुके हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे ही पीछे जब क्लॉकवाइज में जाओगे तो उधर, यानी कि आपके पास थीटा की बहुत सारी वैल्यूज है इसके लिए सेटिस्फाइड है, समझ में आएगा। बट ये थीटा की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे आपको बोले थीटा इक्वल टू 0, इज दिस सेटिस्फाइड? नो, समझ में आएगा। यानी कि ये इक्वेशन और ये आइडेंटिटी है, इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच का फर्क फील से समझना पड़ेगा। कोई एग्जैक्ट वर्ड है बोले कि सर रट्टा मारना है तो फिर रट्टा मारते रहो यार, समझ में आएगा। रट्टा मारने से यही नहीं निकलने वाला। तो मेरे ख्याल से अपन ये नहीं बोले कि सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज, मतलब समझ में आ रहा है क्या कि सेटिस्फाइड तो ये भी इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस फील आया क्या कि आइडेंटिटी हम इसको क्यों कह रहे हैं और इसको इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, और ये जो है ये ऐसा वाला नहीं है, समझ में आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, इसलिए हम सेकंड वाले को क्या कहेंगे? इक्वेशन। वैसे ही अलजेब्रिक इक्वेशंस देखा होगा आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ओनली टू वैल्यूज ऑफ x, निकाल के देखा है ना, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, देखा है ना। अब अगर आपसे कोई कहे, सुनेंगे ध्यान से, अगर अब आपसे कोई कहे कि जो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो भाई साहब इक्वेशन है, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। हमने पढ़ा है, रूट्स निकाल के देखा हुआ है, बिल्कुल तसल्ली काटा हुआ है कि सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं x की, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। लेकिन अगर फिर भी कोई कहता है कि इस इक्वेशन के, ध्यान रखना वर्ड क्या यूज कर रहा है, इक्वेशन,
इस इक्वेशन के अगर कोई बोल रहा है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो फिर हम क्या सोचेंगे? ये इसकी बात कर रहे हैं नहीं, हमारे इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही बोलता है क्या कि इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अब ये इक्वेशन नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाए? आइडेंटिटी। फिर इसके 3 रूट्स नहीं होंगे, अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसके 3 नहीं होंगे, फिर इसके इनफाइनाइट होंगे, फिर इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट। इसी चीज को समझने के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मान लो इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? दिस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का मतलब ए नॉन जीरो होगा। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते ही ए क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते ही अगर ए नॉन जीरो हो गया तो फिर 3 रूट तो कभी हो ही नहीं सकता, 3 रूट कभी हो ही नहीं सकता। अब बोलो कैसे, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट माइंड में एक चीज रखना है, मैंने क्या बोला? दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला, कि क्वाड्रेटिक बोलते ही ए नॉन जीरो हो जाएगा, जो कि मैंने अभी अलाउ नहीं किया है, ए नॉन जीरो अलाउ नहीं किया है। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि ये कोई इक्वेशन है, समझ में आ गया, और इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा है डिस्टिंक्ट। आप सोचते रहना, थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहना, थोड़ा समझते भी रहना और मजे भी करते रहना। अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट रूट्स, आर डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर नहीं है, गामा अल्फा के बराबर नहीं है। सबको समझ में आ रहा होगा। अल्फा इसका रूट तो है ना, तो सेटिस्फाई तो करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकता हूं? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा इसका रूट है, सेटिस्फाई तो करेगा ना, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। गामा इसका रूट है, क्या लिख सकते हैं? ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आता है क्या? तो इसको इक्वेशन 1 2 3 कर दो, और 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो देख लो, ए कॉमन, अंदर आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स अल्फा माइनस बीटा प्लस बी टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, और सी गया, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका भी एक फैक्टर अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा पूरे से कॉमन आ रहा भैया, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, क्या ये पहला वाला 0 हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, क्या ये पहला वाला 0 हो सकता है? अगर किसी ने यस बोला है तो वो गलत है, ठीक है ना। पहला वाला 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। अगर अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, क्वेश्चन ने खुद ही बोल रखा है, तभी तो बोला ना इस इक्वेशन के क्या है? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा पहले से ही है, समझ में आएगा? तो ये नॉन जीरो है भाई, तो ये वाला 0 होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को अगर आप घटाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ऐसा करने पे 2 और 3 को घटाने पे, कैसा करने पे? 2 और 3 को घटाने पे, अब देखना जो अल्फा बीटा में बात थी वो किस में आ गई? बीटा गामा में। तो सब कुछ सेम रहेगा घटाते घटाते, और अल्टीमेटली क्या आएगा? a टाइम्स, देख लो, बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टू 0। समझ में आ गया? a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b, ये तो यहां से आ गया, इन दोनों को घटा दिया है, कुछ नहीं किया है। तो जो अल्फा बीटा में था वही बीटा गामा में होगा। तो सिमिलरली, सुना है ना सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट? वही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बहुत पुराना है। जैसे इन दोनों को घटाओगे तो a टाइम्स, देखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा लिख के काटे, काट के लिखें, तो मेरे ख्याल से काट के लिखें, तो ये कितना आएगा? अल्फा माइनस गामा और b माइनस बी 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। क्या ये अल्फा माइनस गामा 0 हो सकता है क्या भाई साहब? ना। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मजबूरी, नहीं, लॉ ऑफ मजबूरी, ये तो नॉन जीरो है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मजबूरी क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या आएगा? 0। a क्या आएगा? 0। जैसे ही a 0 आया तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करें, इस्तेमाल करें इन दोनों में से किसी एक का। अगर a 0 है तो ये साफ, पूरा कॉन्सेप्ट तो साफ नहीं हो रहा ना, देख लो ध्यान से, a लिखने पे ये 0 साफ, तो यहां से b भी क्या आ जाएगा? 0। देख लो, समझ लो, सोच लो। तो a 0 रखते हैं ये साफ, तो b इक्वल टू 0, a 0 b 0, तो ये तो 0 था ही अल्फा के लिए, तो a 0 है और b 0 है, तो c भी क्या हो गया? 0।
यानी कि जैसे ही किसी ने कहा कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो इसका मतलब हो गया, कोई कहता है इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब हो गया कि सारे कोएफिशिएंट नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे, मतलब सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी कि ये चीज मुझे कैसे पढ़ने में आ रहा है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। सोचो यहाँ पे कितने x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, क्या 3 करेंगी या 3 से ज्यादा करेंगी, तो ऑफ कोर्स आप जितनी रखोगे रियल सब करेंगी। समझ में, मैं रियल में इसलिए काम कर रहा हूं, मतलब इनफैक्ट x की कोई वैल्यू रखोगे रियल या इमेजिनरी वो सब करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बस अभी रियल वेल में चल रहे हैं, यानी अल्फा बीटा गामा, आप तो कोई भी एक्स रख लो, समझ में आएगा, ये हमेशा क्या होगा, जीरो। तो अगर कोई कहता है इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन नहीं रहा, ये इक्वेशन नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, अगर कोई कहता है एक क्वाड्रेटिक है जिसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं, इसमें मैंने 3 रूट लिया ना, तो जैसे ही कोई बोलता है एक क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। या एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आएगा, ये सब लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसमें फंसना मत कि ये सही है या वो गलत है। जैसे ही होता है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और डिग्री कितनी है, 2, आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है और उसके बोलता है 4 डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर से प्रूव कर सकते हैं भाई सिमिलर मेथड कि सारे कोएफिशिएंट क्या होंगे, जीरो, मतलब वो फिर से क्या होगा, आइडेंटिटी। जनरलाइज कर सकते हो कि कोई अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके n+1 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सुन लो समझ लो, n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके n+1 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो सारे कोएफिशिएंट बिल्कुल क्या हो जाएंगे, साफ जीरो। समझ में आएगा, यानी कि उसके n+1 रूट्स नहीं हुए, उसके कितने रूट्स हुए बच्चों, इनफाइनाइट रूट्स हुए। तो ये आइडेंटिटी का कांसेप्ट आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे कोई बोलता है इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो 3 है या 3 से ज्यादा है, अरे भाई सारे रूट्स हो गए, क्यों, क्योंकि ए बी सी अपने आप क्या हो गया, जीरो। फिर अगर मान लो क्वाड्रेटिक था, 3 रूट बोल दिया इधर, अगर मान लो क्यूबिक रहता है और यहाँ पे 4 बोल देता, फिर से सारे कोएफिशिएंट गए। कोई n डिग्री की इक्वेशन होती है, n+1 रूट्स बोल देता, सारे कोएफिशिएंट्स गए, जीरो। समझ में आएगा, यानी कि इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दिस इज व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आई होप इट इज क्लियर, नाउ वी कैन डू क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। देख लो, लेक्चर्स बार बार सुन लेना, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज खींच के फोटो डालते रहना, कोई मतलब नहीं होता है। दैट शोज क्लियर इनडिसिप्लिन, कितनी बार बोलने के बाद ही बच्चे वही काम करते हैं। आगे बढ़े, सवाल करके देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p, for what values of p, the equation for what values of p, the equation p plus 2 into p minus 1 x square, p plus 2 p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 into x plus p square minus 1 equal to 0 has more than 2 roots. For what values of p, this equation, quadratic equation जो भी है या equation जो लिख रहे हैं, has more than 2 roots. बताओ, बहुत सिंपल है। आ गया, तो अगर नहीं आया तो पॉज कर लेना। हैज मोर देन 2 रूट्स, बहुत ऑब्वियस है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक है।
दो से ज्यादा रूट तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर बोल रहे हैं दो से ज्यादा रूट है तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इसको आइडेंटिटी होना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और वो तभी होगा जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, तो दैट गिव्स यू p इक्वल टू -2 एंड p इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0 तो p की वैल्यू 1 और p की वैल्यू -12 और c जो कांस्टेंट टर्म था वो भी 0। तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड -1। अब बहुत सारे बच्चे तो इसमें सारे वैल्यूज रख लेते हैं, -2 1 -12 1 सब कुछ -1 सब। ध्यान रखें हमको ऐसा p चाहिए जिसके लिए तीनों 0 हो साइमल्टेनियसली, तभी 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 इसके दो से ज्यादा रूट होंगे। कोई बोले कि सर p इक्वल टू -2 ले लेते हैं, ना होगा। p इक्वल टू -2 पे सिर्फ ये 0 हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, और यहाँ -2 पे ये दोनों टर्म्स नॉन जीरो हैं, तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इसके दो से ज्यादा रूट्स नहीं हो पाएंगे, समझ में आ गया? यानी ऐसा p चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग तीनों 0 हो। तो क्या ऐसा कोई p है? तो मुझे दिखता है एक p तो है ऐसा, कौन? 1, जिसके करस्पॉन्डिंग सभी 0 हो जाएंगे। तो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? p इक्वल टू 1। द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? p इक्वल टू 1। आई होप इट इज क्लियर। नहीं हो तो एक बार वीडियो फिर से सुनिएगा। अगला सवाल, if a b c are distinct, if a b c are distinct, then find the range of fx equals, then find the range of fx equals x minus a into x minus b। रेंज के बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा, अपॉन c माइनस a इंटू c माइनस b। मतलब x की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो fx क्या क्या वैल्यूज लेगा, बस वो होता है रेंज। जैसे हमें sin x का रेंज पता है, sin x का रेंज हमने पढ़ा अभी -1 से 1। मतलब जब x बिलोंग्स टू r रखिएगा आप, तो sin x कहां से कहां तक होता था? -1 से 1 होता था ना यार, बताया था। tan x का रेंज, tan x का रेंज बताया था r के x बिलोंग्स टू r रखोगे एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो tan x कहां से कहां तक वैल्यू लेता है? -∞ से ∞। मतलब tan x कहां से कहां तक वैल्यू लेता है? दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो जैसे sin x -1 से 1 लेता था, ऐसे ही ये बताना कि जो fx अभी मैं जो लिख रहा हूं ये कहां से कहां तक की वैल्यूज लेगा या क्या वैल्यूज लेगा, ये ज्यादा बेटर वर्ड देख लो। If ABC are distinct, then find the range of fx equal to this. Fx equal to x minus a, x minus b upon c minus a, c minus b plus x minus b, x minus c upon a minus b, a minus c। Sorry, ये a minus b into a minus c है, और x minus c, x minus a upon b minus c, b minus a। करो इसको, इसका रेंज बताओ फटाफट। ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए।
ठीक है, 2 मिनट का पॉज लेके, नहीं तो आप उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल मजदूरी से करते हैं, ठीक है ना, मजदूरी, एकदम मजदूरी। वैसे अगर कोई समझदार बच्चा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एबीसी के बहाव में नहीं आएगा। एबीसी सिर्फ नंबर है, समझ में आएगा, एबीसी क्या है, नंबर्स, ठीक है ना। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बेसिकली एसिडिकली जैसे भी सोचो, बेसिकली एसिडिकली जैसे भी सोचो, ये समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, हर एक टर्म एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट होगा, तो अल्टीमेटली ये बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या है, तो मजदूरी वाले तरीके से करते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर देख सकते हैं, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। और फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, या इसका एलसीएम भी साथ ही साथ ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, देखना। लेट अस टेक इट्स एलसीएम एज वेल। तो हम लोग ने कि इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे c माइनस ए है तो इधर a माइनस c है, तो डोंट वरी, माइनस प्लस का फर्क से कुछ नहीं पड़ेगा, आप तो ऐसा ले लो a माइनस b b माइनस c c माइनस c, खेल देखो खेल, एलसीएम ले लिया। ऊपर आगे एक्स स्क्वायर माइनस बी सॉरी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, यहाँ तक समझ में आ गया। और नीचे क्या था भैया, c माइनस ए, देखो हुबहू मैच कर रहा है, c माइनस बी नेगेटिव साइन से मैच कर रहा है, तो यहाँ a माइनस बी लिखा है, तो ऊपर मैं क्या लिखूं, b माइनस ए, ऊपर क्या लिखूं मैं, b माइनस ए। ऐसे ही यहां देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, सही है, प्लस क्या हो गया, bc। और फिर अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a माइनस बी मैच कर गया, a माइनस बी देखो मैच कर गया, a माइनस सी और यहाँ c माइनस ए, तो एक माइनस साइन का फर्क है, उधर b माइनस सी है, तो क्या लिखूं, c माइनस बी। और फिर लास्ट में आएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं, c प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी ए, और इंटू इधर लिख दे रहा हूं नीचे, देखना b माइनस सी मैच कर गया, मैच कर गया, b माइनस सी, देखो b माइनस ए, यहाँ a माइनस बी है, तो एक माइनस साइन हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस सी। अब देखना है एलसीएम तो वही रह गया, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, है कि नहीं। और ऊपर देखना एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का क्या हाल हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके और इसके प्रोडक्ट से मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या, जीरो। देखना b माइनस ए, एक्स स्क्वायर का पहले वाले मिला, दूसरे वाले में क्या मिला, c माइनस बी, और लास्ट वाले में a माइनस सी, देखो एकदम धकच के जा रहा है, b a c गया, एक्स स्क्वायर गया। फिर देखना x का क्या मिल रहा है, माइनस साइन है, देखना x का आएगा b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, नहीं, या फिर इस माइनस साइन को इधर ले जाना, ये देखो ना यार, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉपी उठा लेना, पेन उठा लेना, कुछ काम कर लेना जिंदगी में, नहीं तो ऐसे बस सुनते रहना जिंदगी भर। तो माइनस अगर इधर ले जाओ, इसी में ले जाओ, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में जो x का कोएफिशिएंट बनेगा, देखना ये माइनस मैंने इसमें डाला है, इसमें नहीं डाला है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल पेन लगा के देख लेना। माइनस इसी तरह के इसमें तो b माइनस सी b प्लस सी, तो कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी साफ होने वाला है, जिसको समझ में आया तो देख लेना। ऐसे ही हम लोग बोले कि c प्लस ए और ये a माइनस सी जो है वो c माइनस ए बन जाएगा, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देख लो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर सब साफ हो गया, यानी x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है बचा। और फिर प्लस 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 प्लस, देखना ab इंटू बी माइनस ए, ए बी इंटू बी माइनस ए, फिर क्या आएगा बी सी इंटू सी माइनस बी, और लास्ट देख लेना क्या आएगा, सी ए, कितना आएगा, सी ए इंटू कितना आएगा, ए माइनस सी, देख लो एक बार, सी ए इंटू ए माइनस सी। नहीं समझ में आया तो जल्दी बताओ, पक्का बताओ कैसे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। और मुझे अब एफ एक्स क्या दिख रहा है कि इधर वाले टर्म्स अगर कटे हैं, देख लेना, कुछ भी चीज नहीं समझ में आए तो पेन पेपर उठा के मेहनत कर लेना जिंदगी में, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, जैसे आए थे वैसे ही पार्सल हो जाओगे। नहीं, अब यहाँ देना, यहाँ पे कैसे कैसे टर्म बन रहे हैं, एक तो बन रहा है माइनस ए बी स्क्वायर प्लस जो भी है ए बी है, तो इसमें अपन कुछ कॉमन वॉमन लेके देख लेंगे, या तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम टर्म्स आ जाएंगे दोनों ऊपर नीचे। तो जैसे इन दोनों में अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या कॉमन आएगा, उससे कुछ होगा क्या सिंप्लीफाई,
चलो करके देखते हैं। ए बी इंटू बी माइनस ए और बी सी इंटू सी माइनस ए से बी बाहर निकाल लो। अरे देखो ना भाई, इन दोनों से बी कॉमन आएगा, ए इंटू बी माइनस ए कितना आएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये दिख रहा है। इन दोनों से बी कॉमन, ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी कॉमन है तो इधर क्या आएगा, सी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, ए सी और प्लस सी ए इंटू ए माइनस सी, ये लास्ट वाला बचा हुआ है। देखते रहना, मैं बिल्कुल अच्छे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि सर ये तीनों मल्टीप्लाई कर, इधर मल्टीप्लाई कर, 2 सेकंड में दिख जाएगा कि कट के बना रहा है, बट मैं ऊपर वाले को फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे गरीबों को कभी समझ में ही नहीं आता कि फैक्टराइजेशन भी होता है। ये समझ में आ गया, बी कॉमन लिया, ए बी माइनस ए स्क्वायर और फिर क्या बना, सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी ए इंटू ए माइनस सी रहेगा। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो b इंटू देखना क्या होगा, a नहीं b माइनस सी आ रहा है क्या, ये एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, a b माइनस सी ए था क्या, b a क्या कॉमन होता है b, तो a b था ना, ये c माइनस a कॉमन आ सकता है क्या, नहीं तो फिर छोड़ देंगे और तो क्या, इससे तो c माइनस ए सी प्लस ए आएगा, लेकिन इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, a, तो वो तो b माइनस सी होगा। एक मिनट लग तो रहा है गड़बड़ यार, ए बी स्क्वायर आया, तो एक तो मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, देखते रहना, और फिर क्या आएगा, बी सी स्क्वायर और माइनस क्या आएगा, ए बी सी, देख लो, और प्लस क्या आएगा, सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। कुछ तो गड़बड़ है यार, देख लो, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ अपन ने गलत तो लिखा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ए बी इंटू बी माइनस ए ही तो आएगा ना ये तो, बी सी इंटू, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है यार, सी माइनस बी, अब ठीक लग रहा है, बी सी इंटू सी माइनस बी था, अब बताना क्या आएगा बच्चों, हमने क्या लिया, बी कॉमन लिया, अब ठीक हो गया, वही मुझे लग रहा था कुछ तो नहीं, एसीबी प्रद्युमन देखो ध्यान से, बी ए बी माइनस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी हो गया, अब ठीक लग रहा है। ये b तो कॉमन था, इन दोनों से अगर b कॉमन लोगे, इन दोनों से अगर b कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, a माइनस सी, इन दोनों से b कॉमन ले ले भाई, क्या बनेगा, a माइनस सी, और यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज a माइनस सी इंटू a प्लस सी, और प्लस सी ए इंटू ए माइनस सी अपॉन कितना है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, अपने आप ही दिख जाएगा, समझ में आएगा, अब फैक्टराइज भी हो रहा है, तो थोड़ा सा एरर हो गया था, ये a माइनस सी से कॉमन आएगा बच्चों, देखना a माइनस सी, और इधर a माइनस सी इधर भी है, तो ओवरऑल a माइनस सी पूरे से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर नहीं माइनस b इंटू ए प्लस सी, सही है, और प्लस क्या बन रहा है, सी ए या नहीं सी ए, देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऊपर वाला भी ये फैक्टराइज हो जाता है, a माइनस सी, और ये मुझे लग रहा है कि एक हो जाएगा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, आप भी चेक कर लीजिए, दिख जाएगा आपको भी, क्वाड्रेटिक टाइप का फैक्टराइजेशन है b में, है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस बी ए से b कॉमन लोगे तो b माइनस ए, और माइनस बी सी प्लस सी ए से अगर c कॉमन लोगे तो फिर से आएगा माइनस सी कॉमन ले लो b माइनस ए, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा, तो a माइनस b इज गॉन विद दिस, देयर विल बी अ माइनस साइन लेफ्ट, b माइनस c इज गॉन, और c माइनस a भी अगर इससे जाएगा तो माइनस साइन इज लेफ्ट, तो -1 इज गोइंग टू बी व्हाट 1। तो ये हुआ मजदूरी का पूरा मेथड, पूरा मजदूरों की तरह अपन ने एक एक टर्म को सिंपलीफाई करके फैक्टराइज करके लिख दिया। फैक्टराइजेशन नहीं करते आप, डायरेक्टली अगर इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं तो आपको 2 सेकंड में दिख जाता है कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। वो तो मैंने बस आपको फैक्टराइज करके दिखाया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है
ये देखने में ऐसा लगता है कि नहीं भाई फैक्टराइज नहीं हो सकता, बट इट कैन बी फैक्टराइज। एंड व्हाट इज द फैक्टर? द फैक्टर इज a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। ठीक है ना? तो ये मैंने समझाने के लिए इतना लंबा इधर किया है, बाकी वो वहीं पे मामला सेटल हो जाता है जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब सुनना दूसरा तरीका। अब क्या है कि ये मेहनत है, नहीं या तो मजदूरी ज्यादा होगी या अक्कल ज्यादा लगेगी, समझ में आ गया? तो अब जो है फैलने वाले लोग तैयार हो जाए, क्योंकि मजदूरी वाले लोगों को भी अगर नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं? नहीं तो देखिए शायद कुछ समझ में आए। अच्छा रेंज क्या हुआ फिर? तो रेंज में तो कोई ज्यादा वैल्यू आई नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू आई, क्या? 1। क्यों? क्योंकि एपेक्स ये सब कट पिट के नहीं साफ होके नहीं क्या कितना आ गया 1। अगर एपेक्स इक्वल टू 1 आ गया तो बेसिकली या एसिडिकली ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया fx इक्वल टू 1। ठीक है, तो रेंज इज रेंज कंटेन्स ओनली वन वैल्यू दैट इज 1। अच्छा अब दूसरा वाला तरीका देखते हैं, देखें ना या नहीं देखें? देखते हैं, देखें बोलना। हाँ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोगों ने अभी बोला, ध्यान से सुनना नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सबको समझ में आए ऐसी गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन जो समझना चाहे उसको नहीं आए तो ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना? लेकिन जो समझना ही नहीं चाहे उसको बस बैठ के ऐसे इंटरनेट देखना है, यूट्यूब देखते रहना है, टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि होता है स्टार्टिंग में बहुत हैबिट होती है सब चीजों को बर्बाद करने की। तो जो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के लोग हैं उनको नहीं आएगा, हाँ, लेकिन जो समझने की खुद से गारंटी लेते हैं कि नहीं मैं तो समझ के ही दिखाऊंगा, उनको आ जाएगा। सुनना ध्यान से। अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी में क्या बातें करी कि अगर यहाँ 3x है, नहीं यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये समझ में ना, मान लो अल्फा बीटा गामा है, अगर 3x है अल्फा बीटा गामा, सुनना ध्यान से, नहीं 3x है अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट 3x है अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट, जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मान लो, यही तो बताया ना, रूट्स बोलना या ये बोलना लाइन दोनों सेम है, कि 3 वैल्यू है अल्फा बीटा गामा जिसके लिए ये क्या हो जाए 0। तो क्या सिर्फ 3 ही x के लिए इसके लिए वैल्यू 0 आएगी या सब x के लिए वैल्यू 0 आएगी? फिर से पूछ रहा हूं तुमसे कि देयर आर 3x जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना, नहीं x स्क्वायर है हाईएस्ट, तो देयर आर 3x जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। देयर आर 3x, देयर आर 3 डिफरेंट x जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो रहा है 0। तो क्या सिर्फ 3x के लिए 0 होगा या सारे x के लिए 0 होगा? सोच के बोलो, सारे x के लिए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हो गया ना, क्योंकि जैसे ही किसी ने बोला कि ये 3x के लिए 0 हो रहा है, कोई बोलता है ये 3x के लिए 0 हो रहा है, तो मैं उसको क्या बतलाऊंगा? अगर यहाँ पे x की डिग्री 2 है मैक्सिमम, तो मैं उसको क्या बतलाऊंगा? 3x के लिए नहीं होगा भाई साहब, सबके लिए होगा। क्यों? क्योंकि ABC 0 हो जाएगा, तो ABC 0 होगा तो 3x के लिए थोड़ी होगा, सबके लिए होगा। अब एक चीज और सुनना, अगर कोई बोलता है कि ये, सुनना ध्यान से, नहीं अब यही पे होगी तुम्हारी हालत खराब। अगर कोई बोल रहा है कि 3x के लिए इसकी वैल्यू 1 हो रही है, 3x के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो रही है 1, तो फिर से मेरा वही सवाल है, क्या सिर्फ 3x के लिए 1 होगा? नो, सारे x के लिए क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है, तुम ऐसे इसको देखो, अब मैंने चेंज कर दिया ना, यहां 0 की जगह क्या कर दिया 1। अभी बोल रहा हूं 3x है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फा के लिए इसकी वैल्यू 1 हो रही है, बीटा के लिए वैल्यू 1 हो रही है और गामा के लिए भी वैल्यू 1 होने रही है। तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ 3x के लिए 1 नहीं होगी, सबके लिए 1 होगी। अब बोलोगे कैसे? तो सुनना, आप इसको ऐसे देख लो, जिन गरीबों को नहीं समझ में आया उनको बिल्कुल मैं बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया भाई तो दुनिया में कोई नहीं करवा सकता कुछ, ठीक है? तो समझ लो, समझ। c-1 को मैंने एक नया कांस्टेंट रख दिया d, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सोच के देखो, सोच के देखो, 3 अल्फा बीटा और गामा के लिए नहीं c-1 को d रख दिया, क्या हुआ? एक नया कांस्टेंट रख दिया। अब अगर कोई बोलता है कि 3x के लिए, सुनना, ये तो ये हो गया ना, फिर से 3x के लिए अल्फा बीटा गामा के लिए ये कितना हो रहा है 0, तो क्या सिर्फ 3x के लिए 0 होगा? नो, ये सारे x के लिए 0 होगा। सारे x के लिए 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा कि a को 0 होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा,
और डी को 0 होना पड़ेगा, डी को 0 होना पड़ेगा मतलब c माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, मतलब c को क्या होना पड़ेगा 1। तो ये चीज तो मैंने सिखाई है ना कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d इक्वल टू 0, 3x के लिए अल्फा बीटा गामा के लिए अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो इसका मतलब a 0 होगा, b 0 होगा, d 0 होगा, और अगर a b d 0 हो रहा है तो ऑब्वियसली सारे x के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, d 0 मतलब वो c के टर्म में था तो c इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो आप सोचो ना कि अगर ये सब चीज सेम थी तो अगर ये अल्फा बीटा गामा के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोले a को 0 होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा और c को क्या होना पड़ेगा 1, c को क्या होना पड़ेगा 1। ये देखो लो ध्यान से निकाला है, यानी कि ये हर एक x के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा हर एक x के लिए, क्योंकि a 0 और b 0 हो गया और c 1 हो गया, तो ये हर एक x के लिए क्या हो जाएगा 1। मतलब ये सिर्फ 3x के लिए नहीं होगा, समझ में आया क्या, ये सारे x के लिए हो जाएगा क्या 1। अगर कोई कहता है 3 के लिए होगा, समझ में आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं सारे के लिए होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही कोई बोलता है कि दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू फॉर 3x, 3 डिफरेंट x, अल्फा बीटा गामा, तो फिर से मेरा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ इन तीनों के लिए होगा, नहीं, ये सबके लिए क्या होगा 2 के बराबर। तो ऐसे ही मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अरे एक्स स्क्वायर होगा ना, ये तो दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई करने की थोड़ी जरूरत है, सोचो ना, ये कितने एक्स के लिए दिख रहा है, ये सॉरी इसका क्वाड्रेटिक, ये क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मुझे तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है ना। हाईएस्ट पावर देखो, मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत थोड़ी है, तो दिख ही रहा है ना, हाईएस्ट पावर क्या होगी एक्स की 2। अब यहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया सी वैल्यू दिख रही है, जैसे एफ ऑफ ए निकालते हैं, आओ दिख रहा है ना, एफ ऑफ ए मजेदार निकलेगा, a माइनस ए 0 साफ, a माइनस बी, a माइनस सी, नीचे देखो a माइनस बी, a माइनस सी, देखो ना भाई, a माइनस ए 0 नहीं, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, कट गया 1, और यहाँ देखो a माइनस ए 0, तो यानी कि f ऑफ a 1 आ गया, f ऑफ b बताओ 1 आ गया, कैसे, ये साफ हो जाएगा b माइनस बी, ये साफ हो जाएगा b माइनस बी, और यहाँ b माइनस सी, b माइनस ए, तो कितना आ गया 1। इधर का पार्ट सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अगर यही चीज यहाँ पे समझाऊं और नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करना है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकता दुनिया का आदमी, और समझा दे तो अलग बात है भाई, देख लेना फिर उसी से पढ़ना होगा। थर्ले c माइनस ए, c माइनस बी, तो ये कट के 1, और इधर आ जाएगा c माइनस सी गया, c माइनस सी गया, तो यानी कि ये भी 1 आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 के बराबर कितने x के लिए दिख गया मुझे, 3 डिस्टिंक्ट x के लिए दिख गया, एक तो a के लिए भी दिख गया, देखो अब इससे ज्यादा तो जान नहीं लगा सकता हूं, a b c तीनों के तीनों क्या है भैया डिस्टिंक्ट, पहले से बोल रखा है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन मुझे 1 दिखा, कितने डिफरेंट x के लिए 3, तो ये तो क्वाड्रेटिक है ना भाई। अगर ये 3x के लिए 1 हो गया तो क्या सिर्फ 3x के लिए 1 होगा, नहीं, ये सारे x के लिए क्या होगा 1। अगर ये सारे x के लिए 1 हुआ तो इसका मतलब इसमें और fx इक्वल टू 1 में कोई फर्क हुआ क्या, इसमें और fx इक्वल टू 1 में कोई फर्क हुआ क्या, नहीं। हम लोग बोलेंगे क्या कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा सेम, फिर से वही सेम लॉजिक है ना यार, a b c रखने पे 1 आ रहा है, यानी कि दिस इक्वल टू 1 x की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आ रहा है, और ये है क्या क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक ही तो अभी समझा रहा था, तो अगर 3 के लिए 1 आ रहा है तो सबके लिए तो 1 आएगा ना, यानी fx होगा क्या, हमेशा क्या होगा 1, यानी कि रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू 1। तो ये लॉजिकली किया है, समझ में आएगा, ये पार्ट सिर्फ समझाने के लिए कि वो जो गरीब लोग जिनको सिर्फ जिंदगी में यहाँ पे 0 चमकता है, 0 से आगे सोच नहीं पाते हैं, उनके लिए मैंने 1 2 ये सब लिख के दिखाया है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा एहसान करो अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, इसको दोबारा देखो, अच्छे समझो और डेप्थ तक जाओ, जहां तक मैंने समझाने की कोशिश की उससे पहले मत छोड़ दो उसको, समझ में आएगा, जैसे उसके पहले छोड़ दोगे फिर गए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और अपन इसको अब जोर लगाएं और बिल्कुल समझ जाएं। आगे बढ़े, चलो, ऐसे लुभावने वाले फैक्टर्स बहुत बार आएंगे, तो उसको देख के कॉमन सेंस है। अब कोई हो सकता है कि गरीब आदमी पूछ ले कि एफ ए ही क्यों निकाला सर, एफ बी ही क्यों निकाला, अरे भाई एफ ए और एफ बी जो दिख रहा है, जो वैल्यू इजीली निकालने वाले हैं वही तो निकालेंगे ना, हमारे पास कॉमन सेंस नाम की भी तो चीज होनी चाहिए, नहीं है तो देख के डेवलप करो कि सर क्यों निकाल रहे हैं वहां पे, क्योंकि ए बी और सी पे वैल्यू आराम से निकल रही है, कोई बोले सर 5 करोड़ डाल के निकाल ले गया, निकाल लो, 5 करोड़ डाल के निकल रहा हो तो, समझ में आ गया। तो ए बी सी बिल्कुल सिंपल सिंपल फैक्टर्स में दिख रहा था इसलिए निकाला, समझ में आ गया, और उसके हिसाब से बहुत इजीली क्रैक हो गया सवाल, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं,
कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते रहे, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आईटी के हिसाब से कोई भी टॉपिक हल्का नहीं है। बाद में पता चलता है, जो छूट जाएगा ना तब बाद में सर पेंडिंग कैसे करे, बैकलॉग कैसे करे, फलाना कैसे करे, ढिमकाना कैसे करे, बस वही चलता रहता है। फिर आईटी खत्म हो जाता है, फिर यही चलता रहता है, पेंडिंग कैसे करे, पेंडिंग कैसे करे, फिर नहीं मजा आता रहता है। तो सब काम करते जाइएगा। कंडीशन फॉर कॉमन रूट, दो इक्वेशन ले रहे हैं क्वाड्रेटिक, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया ये पढ़ी, और दूसरी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ी। ठीक है, अब इसके भी दो रूट्स होंगे, इसके भी दो रूट्स होंगे, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो हैं और बोल रहे हैं क्या इसके कॉमन रूट्स के बारे में चर्चा करनी है क्या, बिल्कुल करनी है। तो आने वाले इसके भी दो रूट्स होंगे, इसके भी दो रूट्स होंगे, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों ही रूट्स कॉमन हो, मतलब इसके जो रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसके भी रूट्स क्या होते हैं अल्फा बीटा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इसके हो जाए अल्फा गामा। नहीं अब ये मत बोलना सर इसके अल्फा बीटा है उसके गामा डेल्टा, तो भाई कॉमन क्या हुआ फिर, नहीं सोचो, नहीं तो यानी कि दो केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों रूट कॉमन हो जाए या एक रूट कॉमन हो, समझ में आ रहा है क्या। तो ले पहला केस ले रहे हैं, नहीं क्या बोथ रूट्स कॉमन, पहला केस क्या लिया, बोथ रूट्स कॉमन, कॉमन है कि नहीं, कॉमन ना, ठीक ना। तो अगर बोथ रूट्स कॉमन तो हम लोग बोले ये वाला भी क्या होएगा बीटा, समझ में आता है क्या। जैसे मान लो एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों 2 और 3, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। अब दूसरा रूट भी 2 और 3 आए, ऐसा कोई इक्वेशन, तो ये जो x² माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0 है, इसको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोएफिशिएंट बदल जाएगा, बट रूट तो क्या आएगा 2 और 3 आएगा ना। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, तो उसके रूट्स क्या थे 2 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो मान लो इस पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होएगा 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 20 मत लिख देना 2 0 20, 2 into 0 कितना 0। तो आप देख सकते हो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट 2 और 3 हैं, तो 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0 के भी रूट्स तो 2 ही 3 आएंगे। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो क्या होना पड़ेगा सेम, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई हमने 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते पूरी इक्वेशन को तो भी रूट सेम आ जाते। यानी कि अगर हम k टाइम्स कर रहे हैं तो रेशियो जो होगा कोएफिशिएंट का वो क्या होना पड़ेगा सेम। यानी यहां से मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो कब होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, बस इतनी सी बात है। ये भी बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है, तो पूरी वीडियो को फिर से मतलब इतने वाले पार्ट को फिर से सुने, ठीक है ना, 10 बार सुनने में घिसेंगे नहीं आप, हो सकता है सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में करनी पड़ती है वही तपस्या बहुत कड़ी, जो करते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं और नहीं तो फिर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2। अब एक चीज अपन समझते हैं कि दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोच नहीं सकते हैं, सोचने के लिए तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा देखेंगे आप क्या दिखेगा माइनस b1 अपॉन a1, लेकिन तो पहली इक्वेशन का दिखेगा ना, इसके भी तो रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा फिर से क्या आएगा माइनस b2 अपॉन a2। पहला वाला किसके हिसाब से लिखा पहले इक्वेशन के हिसाब से, दूसरा वाला किसके हिसाब से लिखा दूसरे के हिसाब से। अब अगर कोई पूछता है कि भाई अल्फा बीटा क्या होगा, तो ले ले पहले इक्वेशन के हिसाब से c1/a1 और दूसरे के हिसाब से बोलो c2/a2, बोलो क्या बात है। अब इन दोनों को जैसे ही बराबर करोगे तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है क्या आ जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी मैं पूछ रहे सर कैसे आया बताओ ना, अरे लिख लो पेन से, कर लो, इतना भी नहीं करोगे तो जिंदगी में क्या करने वाले हो। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जैसे ही इसको यूज करोगे
तो ये भाई क्या कह देगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या कहेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के भी बराबर है, और a1 अपॉन a2 जो है वो c1 अपॉन c2 के बराबर भी है। बहुत ढेर सारा है, तो उन्होंने क्या, तो यानी कि ये c1 अपॉन c2 के बराबर भी होगा। तो आ गया ना वही कंडीशन फिर से। तो एक तो मैंने कॉमन सेंस से भी बता दिया कि दोनों रूट कॉमन हो तो क्या करना पड़ेगा, और एक मेरे ख्याल सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से बता दिया। अब दूसरा केस, नहीं, अब दूसरा केस, कौन सा केस, क्या हम लोग बोले एक ही रूट कॉमन हो। अब उसको देखते हैं, लिख जरूर लेना सब। when one root is common, when one root is common, मान लो इसके रूट है अल्फा बीटा, और इसके रूट हमने क्या मान लिए बच्चों, बच्चों बताओ, अल्फा गामा। कितने रूट कॉमन हुए, कितने रूट कॉमन हुए, एक अल्फा। पहले अल्फा पहले इक्वेशन का भी रूट है, तो आई हैव a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और अल्फा दूसरे का भी रूट है, तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। देख लो भाई, अल्फा पहले का भी है, अल्फा दूसरे का भी है, कंडीशन किस में चाहिए होता है ये तो बता दो, क्या बताओ। देखो एक कोई बोल रहा है अल्फा में चाहिए, अरे भाई अल्फा में कंडीशन नहीं चाहिए, अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, कंडीशन किस में चाहिए, कोएफिशिएंट्स में, मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इसमें कंडीशन चाहिए, समझ में आ गया। तो अल्फा को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, अल्फा को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। अल्फा को एलिमिनेट करने का वही जो बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका होता है, अभी 10वीं पढ़ के जो आते हैं वो जानते हैं। हाँ तुम नहीं जानते, तुम यानी कि 10वीं नहीं पढ़े हो, फिर तो देख लेना, 10वीं पढ़ लेना, ठीक है ना, तभी 11वीं में आना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका होता है, याद आ रहा है क्या किसी को, जैसे मान लो लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यानी कि यहां से कैसे लिखते हैं हम लोग, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला y अपॉन और 1 अपॉन, नहीं ऐसे लिखते हैं ना, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, तो x अपॉन में ये वाला यूज नहीं करते हैं, ये क्रॉस क्रॉस क्या लिखते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1, जो x वाला उसको छोड़ दो, बाकी जो है ये सब सिखाया जाता है। अगर ये नहीं समझ में आता हो तो किताब पलट लेना फिर से। अब देखना y अपॉन, तो इसको आगे कर दिया जाता है, नहीं y इसको नहीं यूज करेंगे, फिर इसको आगे करके a1x a2x ऐसे लिखा जाता है। फिर ये क्या हो गया, c1 a2 याद रखने के लिए बताया जाता है, ये समझ में आएगा, c1 a2 मतलब a2 c1 माइनस a1 c2, ऐसे ही होता है ना, देखो a2 c1 माइनस क्या a1 c2, सबको समझ में आएगा। अब ऐसे ही देखना, अगला 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 1 अपॉन, तो ये हट जाता है, ये क्या आता है a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर ये भी नहीं पढ़ा हो तो देख लेना यार, इसमें तो क्या कर लूंगा मैं भी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी डायरेक्ट तरीका होता है कि अपन x कैसे निकालते हैं, कि इसको b2 और इसको b1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लो, तो इससे जो x आएगा वो वही आएगा। फिर ऐसे ही y कैसे निकालते हैं कि इसको a2 इसको a1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको यूज करके जो y निकालोगे और वहां से जो y निकलेगा सेम ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ए मेथड टू सॉल्व टू इक्वेशन टू वेरिएबल। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होना चाहिए, समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे इनको देखो, वहां तो x है तो यहां मैं अल्फा स्क्वायर डाल देता हूं, देखो ना, पहला x की जगह अल्फा स्क्वायर और y की जगह अल्फा डाल देता हूं, देखो ध्यान से, तो यही इक्वेशन बन गई ना, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1, देखो a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2, देखो यानी x की जगह हमने अल्फा स्क्वायर डाला बच्चों और y की जगह हमने क्या डाला, अल्फा, तो यही तो बनेगा ना, कुछ नहीं किया मैंने। अब फाइनली क्या किया, एक जगह अल्फा स्क्वायर x की जगह रख दिया और y की जगह अल्फा। इसी चीज को ऐसे देखो ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, अल्फा अपॉन क्या आएगा, इसको आगे रखोगे तो c1 a2 मतलब a2 c1 माइनस a1 c2 और ऐसे आएगा। अब इसको यूज करके अल्फा आउट करते हैं, कैसे, इन दोनों से अल्फा क्या आएगा, इन दोनों से अल्फा आएगा,
B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A2C1 माइनस A1C2। नहीं, इन दोनों से अल्फा क्या आएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A2C1 माइनस A1C2, और इन दोनों से अल्फा क्या आएगा, A2C1 लास्ट वाले दो से माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो हो गया अल्फा एलिमिनेट। ये जो होगा ये कंडीशन क्या होगा, एक रूट कॉमन का कंडीशन। ये कंडीशन क्या होगा, एक रूट कॉमन का कंडीशन। 2 मिनट और देख लो, 2 सेकंड और देख लो, लिख लो तब तक, नहीं तो मैं एक बार और इसको आपको समझा देता हूं। कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो आप, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस, अल्फा अपॉन दिस, यहां से यूज करोगे तो अल्फा ये आएगा, इन दोनों को यूज करोगे अल्फा ये आएगा। अल्टीमेटली ये कंडीशन आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू दिस थिंग। आपको बोले इसको याद करना है क्या, इस फॉर्म में नहीं याद करना है, इस फॉर्म में याद नहीं करना है। हम एक और दूसरा फॉर्म बताते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं वैसे तो डिटर्मिनेंट कहते हैं। अभी मैं हाई फाई डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल सा पढ़ा रहा हूं, तुम तो बस कॉमन सेंस से देखना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि जिंदगी में कभी इस तरह का पाला पड़ जाए कि मतलब यहां लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वैसे तो इसको हम लोग बोलते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट, इसको क्या बोलते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट। बट तुम इतना इंग्लिश मत सोचो, तुम मुद्दे की बात सोचना, सुनना क्या होता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर लिखते हैं, सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू किसके बराबर लिखते हैं, अल्फा इनटू दिस डेल्टा माइनस बीटा इनटू गामा। अगर ऐसा 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो कैसे लिखते हैं इसकी वैल्यू, अल्फा इनटू डेल्टा माइनस बीटा इनटू गामा। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 8, नहीं ऐसा लिखा 1 2 3 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखना ध्यान से, 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2, कैलकुलेटर्स देख लेना, 6, ठीक है ना। और 8 माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा, 2, 8 माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 2। तो क्लियर हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है 2/2 वाला, इसका मतलब क्या होता है, दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू सीधी सीधी, ठीक है ना। अब इसकी मदद से मैं इसको याद रखने का आपको एक तरीका बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। ये सब हटा दे रहा हूं, देखना ये कंडीशन अल्टीमेटली तो क्या आएगी, देखना ये कंडीशन तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगी अल्टीमेटली कंडीशन, B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1, देखते रहना, A2B1 इक्वल टू क्या आएगा, A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर। समझ गए भैया, देख लो ना, B1C2 माइनस B2C1, A1B2 माइनस A2B1, और इधर आएगा A2C1 माइनस A1C2, सेम है उसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तो यही आ रहा है कंडीशन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको आपको कंडीशन को कैसे ध्यान रखना है, इस पूरी कंडीशन को कैसे ध्यान रखना है, आप ऐसे ध्यान रखना है 2/2 के दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट इक्वल टू 2/2 के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अभी बता दिया है कि 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे नहीं सिंपलीफाई किया जाता है, सबको समझ में आ रहा है कि दो डिटर्मिनेंट ले लिया 2/2 का, बोलो ये क्या है, सुनो ध्यान से, पेशेंस रखा करो जिंदगी में, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। इक्वल टू डिटर्मिनेंट का क्या रखेंगे उधर, स्क्वायर। यहाँ पे क्या एलिमेंट्स आएंगे वो सुनना ध्यान से, ये पहला रो कहते हैं, जैसा भी मैंने लिखा था ना यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको हम लोग कहते हैं रो ना मत, इसको क्या कहते हैं रो 1 रो 2, रो 1 रो 2, इसको क्या कहते हैं कॉलम 1 कॉलम 2, ये रो 1 ये रो 2 ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो हम लोग बोले क्या रो 1 में क्या भरेंगे सबके, वो ध्यान से सुनना, रो 1 में हम लोग बोल रहे हैं क्या, रोना नहीं बिल्कुल नहीं, रो 1 में हम क्या भरेंगे, पहले वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट, पहले रो में क्या भरेंगे, पहले वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट। देखना बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, A1 देखो ना, A1 फिर आगे B1, A1 B1, फिर जहां से इसको छोड़ा था वहीं चालू करना, कहां छोड़ा था B1, आगे बढ़ते रहना, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, C1 अब पीछे आना पड़ेगा, C1 जहां छोड़ा था इसको, और फिर क्या A1, बिल्कुल सिंपल, पहले वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट से बढ़ेंगे A1 B1 B1 C1 एंड देन C1 A1, समझ आएगा। अब दूसरे वाले में फिर से ऐसे ही बनना, A2 B2 B2 C2 एंड C2 A2। अब इस चीज को समझ लो, इसको मैंने बताया था ना कैसे ओपन होता, अल्फा डेल्टा
माइनस बीटा गामा, ये क्या होगा a1b2 माइनस a2b1, ये देखो a1b2, ये देखो बच्चों a1b2 माइनस a2b1, इधर देखना b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, यहां दिख रहा है इधर b1c2 माइनस b2c1, और उधर देखना बच्चों a2c1 या c1a2 जो भी बोलना, ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा देख लेना a2c1 माइनस a1c2 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, समझ में आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फार्मूला, बुझा गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, बस मैंने ये बताया कि ये कोई डिजाइन होती है, इस डिजाइन की वैल्यू क्या आती है, इस डिजाइन की वैल्यू अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा। तो ऐसे मैंने 3 डिजाइन यूज कर लिया और लास्ट वाले को बस एक स्क्वायर करके लिखा है। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक सवाल लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k find the value of k for which the equations find the value of k for which the equations 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0, 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0, and 2x square plus 3x minus 2 equal to 0, 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 have a common root, have a common root। जल्दी 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 करें करें करें, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। ठीक है, करके दिखा है, सिंपल है, सिंपल है, देखना। हम लोग बोलेंगे अगर एक कॉमन रूट है तो ऐसे लिख सकते हैं 3 4k, फिर तो वही डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट 4k, देखना और क्या आएगा 2 इक्वल टू डिटरमिनेंट का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 3, फिर दूसरे में 2 3 3 माइनस 2 एंड माइनस 2 2, देख लेना क्या आएगा 9 माइनस 8k आई थिंक, इधर पे क्या आएगा माइनस 8k माइनस 6, एक बार चेक कर लूं क्या सब सही है ना, 2 3 3 माइनस 2 एंड 2 3 4k 2 2 3, सही लग रहा है। इक्वल टू कितना होगा 4 और 6 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 प्लस 6 10 का स्क्वायर दैट इज 100,
और बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत ही गंदा सा इक्वेशन बना लेते हैं, उसको देख के नाचते रहते हैं कि अब कैसे सॉल्व करें। तो भाई देखो ना यहाँ 8 के लिखा हुआ है, जबरदस्ती जान देने से क्या फायदा। आप पहले तो क्या करो, ये जो भी -8 के या 8 के है उसको कुछ मान लो, t मान लो, -8 के को क्या मान लो, t। तो अब थोड़े से कोएफिशिएंट छोटे छोटे हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 9 - t, है कि नहीं। और ये क्या बन जाएगा -8 के, सॉरी 9 + t होगा ना, 9 + t, और उधर क्या होएगा t - 6 = 100। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा, t² 90 और -60 तो शायद +3t और -100 = 0, नहीं सॉरी -100 नहीं आएगा, 9 × 6 = 54 तो -154, सोच लो। तो ये बन गया t², और इसको लिख सकते हो 14t - 11t, तो 3t हो जाएगा वापस से, और 14 × 11 154 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है t + 14 into t - 11 = 0। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ t -14 एंड 11। तो थोड़ा सतर्क रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो इसकी वैल्यू या तो -14 या 11 होगी। तो एक्चुअली मुझे k निकालना था, तो k एक तो -14/8 मतलब 7 दूनी 14, नहीं हाँ 7/4 लग रहा है। ठीक ही लग रहा है। तो 7/4 और क्या आ जाएगा -11/8। तो बहुत बार क्या करता है कि बच्चा यहाँ पे ये 16(4k²) और गंदे गंदे कोएफिशिएंट्स बना के और फिर खुश होता रहता है भैया, ठीक है ना। तो ऐसी हरकतें ना करें, ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन मैथमेटिक्स। तभी आप सिंप्लीफिकेशन अच्छा सीख पाओगे। अगर आप सिंप्लीफिकेशन अच्छा सीख पाओगे तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ये चीज सुनना, एक ऐसा भी हम सोच सकते थे तरीका कि जो दूसरा इक्वेशन अगर ध्यान से देखें अपने दूसरे इक्वेशन को, तो इसमें k है ही नहीं। मान लो इसके अगर रूट्स अच्छे आ जाएं, नहीं तो इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो इसके जो भी रूट्स आएंगे उसमें से कोई एक रूट ही कॉमन होगा। तो ये देख सकते हो कि बहुत अच्छे से फैक्टराइज हो रहा है, बिल्कुल तमीज से। देखो तो दूसरे वाले इक्वेशन के रूट्स दिख गए मुझे। तो एक तो दिख रहा है -2 और एक शायद दिख रहा है हाफ, ठीक है, -2 और हाफ। और इसके रूट्स अगर -2 और हाफ हैं तो हम दो केसेस सोच सकते हैं। या तो हम लोग बोले कि इसके रूट्स हो -2 और अल्फा, तो एक रूट कॉमन हो। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि हाफ और कोई नया रूट हो बीटा। अरे इन दोनों का एक रूट कॉमन हो तो एक होगा -2 और दूसरा कोई दूसरा रूट होगा अल्फा। और या फिर केस हो सकता है कि एक रूट हाफ हो और एक क्या हो बीटा। तो हम दो केसेस सोचेंगे कि एक बार हो सकता है कि -2 इज द कॉमन रूट। तो -2 अगर इसका भी रूट है भैया तो -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 × 4 -2 रखोगे तो -8k और +2 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी देख लो यहां से, 4 किया 12 + 2 14/8, वही आ गया ना 7/4। तो -2 जब हम लोग बोले कॉमन रूट होगा तो एक k की वैल्यू आ गई 7/4। दूसरा कि अगर हाफ कॉमन रूट होगा तो कितना होगा 3 × 1/4 + 4k × हाफ 2k + 2 = 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11/8। चेक करके देख लो, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये भी एक तरीका था जिससे हम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व। समझ में आएगा। तो अपन अब बाकी की चीजें अगली क्लास में देखते हैं और होमवर्क आपको देते हैं। शायद होमवर्क में एक्सरसाइज 1 2 3 हो चुका है। नेक्स्ट इज होमवर्क में एक्सरसाइज 4, उसमें 4 ही सवाल हैं, एंड एक्सरसाइज 5, ठीक है। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री वाली शीट जो कंपाउंड एंगल वाली शीट है। एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5। तो ये चीज करके रखिएगा और आगे मस्ती से पढ़ते रहिएगा। मेरी किसी बात का अगर आपको थोड़ा खराब लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब खराब लगा हो इन द पॉजिटिव सेंस। अगर खराब लगा हो कि नहीं सर ने तो मेरे को किसी को नहीं कुछ बोला है, ठीक है ना। मैंने सबको यही बोला कि पढ़िए और ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है, क्योंकि यही सब चीज चुप जाते हैं और फिर लास्ट में परेशान होते हैं कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मुझे वो नहीं समझ में आता है। तो अगर अच्छे समझना है तो जो भी चीजें बोल रहा हूँ जितने डेप्थ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां तक जाइए,
तभी जाके आपका कल्याण बिल्कुल निश्चित है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।